और जगह जगह से आए हुए एसएमसी के सदस्य सभी को धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए, अपना समय दिए और जो हम लोग पीपल्स मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं उस पर अपने विचारों को रखेंगे। अभी ये जो अभी मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ ये चूँकि ये राष्ट्रीय कन्वेंशन है तो इसमें हम लोगों ने 5 राज्यों को 5 राज्य जिसमें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड ये शामिल है। इसमें जो एसएमसी है विद्यालय प्रबंधन समिति उनको लेकर के सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, उसको हम लोगों ने एनालिसिस करने की कोशिश किया। तो ये कोई फॉर्मल रिसर्च नहीं है, लेकिन हर राज्य में जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं और जो अलग अलग समय पे निर्देश और बजट एलोकेशन किया गया है या पीएबी का मीटिंग है उसको एनालिसिस करते हुए एक स्टेटस बनाने की कोशिश की गई है कि अभी एसएमसी में क्या स्थिति है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन से पहले मैं प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो पीछे जो खड़े हैं उन्होंने काफ़ी समय इसमें दिया है इसका एनालिसिस करने में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैं स्किप करता हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि एसएमसी आरटी एक्ट के आने के बाद में जो सेक्शन 21-22 है उसके तहत विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया गया सारे स्कूलों में और उनका जो कार्य और दायित्व है वो तो आप सबको पता है। तो मैं सिर्फ सीधे एनालिसिस वाले पार्ट में आता हूँ। जो पूरे राज्यों में देखा गया कि जितने स्कूल्स हैं उन सभी में लगभग 100% एसएमसीज बन चुके हैं। तो ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है अभी के डेट में जो हम लोग को इन पूरे स्टेज पर दिखा कि जिसमें कि विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ तो प्रोग्रेस ठीक दिख रहा है। हम लोगों ने ये देखा कि एसएमसीज में अलग अलग राज्यों ने कैसे उसको इंटरप्रेट किया। तो एक तो शिक्षा का अधिकार कानून आया, उसमें अलग स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरीके से एसएमसीज बनेगी और उसमें रिजर्वेशन किस तरीके से रखना है, कैसे सारे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। लेकिन उसको अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से समझा, जाना और जो उनके वहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट था अलग अलग राज्यों में उसके हिसाब से एसएमसी बनाया। तो बिहार में 17 एसएमसी के टोटल सदस्य हैं। जो एसएमसी का बॉडी है उसमें 17 मेंबर्स हैं। झारखंड में 16 है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 15 है और उत्तराखंड ने कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि हमारे जो एसएमसी है उसमें कितने सदस्य होने चाहिए टोटल। तो क्योंकि वहाँ पे आबादी का भी बड़ा वो रहता है कि कहीं किसी जगह में ऐसी है कि आबादी बहुत कम है और किसी जगह में है कि आबादी बहुत घनी है, सघन आबादी है। तो इसलिए उन लोगों ने उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि कितने नंबर मिनिमम मतलब कितने नंबर टोटल होने ही चाहिए। उसमें जो पेरेंट्स हैं बिहार में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे सब माताएं होंगी ताकि ये इंश्योर किया जाए कि विमेन पार्टिसिपेशन उसमें बढ़े। लेकिन बाकी स्टेट ने पेरेंट्स को रखा जिसमें माता पिता जो भी पेरेंट हो या फिर उनके वार्ड हो जो बच्चों का देखभाल करते हैं उनको मेंबर रखा गया। तो झारखंड में 12 और बाकी 2 स्टेट्स में 11 मेंबर्स को रखा गया है और अगेन उत्तराखंड में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। एक मिनट। बिहार में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा गया है ये आरटी एक्ट में ही कहा गया था कि महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन रखा जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ राज्यों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। जैसे बिहार में जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 50% रखा गया है कि वो महिलाएं होंगी, जबकि झारखंड और बाकी राज्यों में ये किया गया है कि जो 50% जो पेरेंट्स हो गए यानी जो नॉमिनेटेड 4 सदस्य हैं उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं उसमें से 50% महिलाएं होंगी। लेकिन कुछ राज्यों में इसका मिनिमम नंबर भी डिफाइन किया गया है। जैसे राजस्थान का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि मिनिमम 50% महिलाएं होंगी, लेकिन कम से कम 7 महिलाएं होनी ही चाहिए।
नेक्स्ट जो लीडरशिप वाले रोल में रखा गया है, इसमें एक बिहार ही ऐसा स्टेट मिला जहाँ पे कि जो अध्यक्ष है, जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखें तो अभिभावक में से ही किसी एक मेंबर को फिर से रीइलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है कि वो अध्यक्ष के रोल पे रहे और उपाध्यक्ष के रोल पे भी अगर दूसरा मेंबर रखा जाता है। तो बिहार में जो वार्ड का जो सदस्य है उससे जो नॉमिनेशंस आते हैं उसको प्रेसिडेंट के रोल में रखा गया है। तो वहाँ पे लीडरशिप को लेकर के कहा है कि जो डिसेंट्रलाइज डिसीजन वाला प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन बाकी स्टेट्स में उसी तरीके से रखा गया है जैसे रखा जाना चाहिए था। और वाइस प्रेसिडेंट का कोई पद नहीं है बिहार वाले जो एसएमसी उसमें, और सेक्रेटरी के रोल में बिहार में जो मदर्स ग्रुप है उसमें से किसी एक मेंबर को इलेक्टेड करके रखा जाएगा जो चुनाव के द्वारा होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रखे जाते हैं। बाकी सारे स्टेट में हेड टीचर्स को सेक्रेटरी के रोल में रखा गया है। जो जो एसएमसी का कार्यकाल है वो बिहार और झारखंड में 3 साल का है, उत्तर प्रदेश में 2 साल का ये कार्यकाल रखा गया है, राजस्थान में भी 2 साल का कार्यकाल रखा गया है, लेकिन उत्तराखंड में जो मेंबर्स का कार्यकाल है वो सिर्फ 1 वर्ष का रखा गया है। फाइनेंशियल पावर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से, जैसे उत्तराखंड में 2 बॉडी बनाया गया है जिसमें कि एक हम लोग जनरल बॉडी बोलते हैं और फिर उसके बाद में उसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया है। मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी सदस्य हैं और जितने भी टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जितने वार्ड सदस्य हैं वो सब उस ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे। ये स्ट्रक्चर उत्तराखंड में रखा गया है और उसके बाद में एक दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी रखा गया है जिसमें कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको उस बॉडी में रखा गया है ताकि वो डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस कर सके और कार्य को आगे बढ़ा सके। इसमें जो फाइनेंशियल पावर दिया गया है वहाँ पे स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट फंड करके एक फंड बनाने की बात की गई है बिहार में, और उसमें प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट वार्ड मेंबर है। तो अगेन जो पहले आरटी एक्ट के आने के पहले जो बात की जा रही थी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास में पावर रहता है डिसीजन मेकिंग का, जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आते हैं उस तरीके से, तो वो डिसेंट्रलाइज वहाँ नहीं हो पाया है। लेकिन बिहार में फिर भी इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो अलग अलग तबके के लोग हैं वो एसएमसी के मेंबर्स हो, तो उसमें हर कैटेगरी को लेकर के एक मेंबर्स को रखा गया है। झारखंड में ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। राजस्थान में अगेन 2 प्रकार का फंड दिया गया है, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास में मतलब उसके रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला गया है कि वो फंड भी रेज कर सकती हैं जो पेरेंट बच्चे हैं उसके पेरेंट्स से। तो जबकि आरटी एक्ट में कहा गया था कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट है, तो इसके लिए कोई भी पैसा या अनुदान चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रोविजन रखा गया है राजस्थान में कि डोनर के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनसे भी वो फी चार्ज किया जा सकता है। तो इसको लेकर के 2 फंड बनाए गए हैं। एक तो स्कूल डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जैसे कि बाकी स्टेट्स में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो फंड होता है जैसे हमारे स्टेट में भी है, लेकिन उसके साथ में एक रिकरिंग फंड है जिसमें कि डोनेशंस और जो अलग अलग तरीके से फंड्स आते हैं उसको लेकर के किया जाता है। दोनों में ही डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के हाथ में है जैसे कि बाकी स्टेट्स में है। जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन 2 स्टेट्स में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के हाथ में ये डिसीजन मेकिंग है, यानी जो साइनिंग अथॉरिटी है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके लिए दिया गया है। कोरम की बात की गई है, इसमें भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि कितना कोरम होना चाहिए मीटिंग्स के लिए। एक बिहार में 2/3 मेंबरशिप को रखा गया है कि इतने मेंबर्स होंगे तो ही इसको कोरम माना जाएगा, और बाकी राजस्थान और उत्तराखंड में 1/3 कोरम की बात की गई है। लेकिन बाकी अन्य 2 स्टेट्स में कोरम का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन ये मानना लेना चाहिए कि जो आरटी एक्ट में कहा गया था उसको बाय डिफॉल्ट उसको ले लिया जाएगा। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कॉमन है जो कि सभी स्टेट में समान है, जैसे कि स्कूल की मॉनिटरिंग करना, राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसको ट्रैक करना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना,
और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब है कि उसकी निगरानी करना और उस पर लेकर के फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाना। ये सब काम तो कॉमन है, लेकिन कुछ काम स्पेसिफाई कुछ स्टेट से किया है जिसको आप बताना चाहिए। राजस्थान में एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को कि अगर कोई टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है या सरकारी स्कूल में नियुक्त है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में या किसी प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको डाला गया है। और दूसरा कि हेल्थ चेकअप के लिए एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हर बच्चों का हेल्थ चेकअप इंश्योर कराना कि हर साल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, उसमें है कि अगर किसी स्कूल में ये पाया जाता है, ये देखा जाता है कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और वो दूरस्थ इलाके में है, तो एसएमसीज के पास में वो पावर है कि वो गवर्नमेंट को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है कि वो टीचर को हटाया नहीं जाए अगले 1 साल के लिए। उस टीचर को उसी स्कूल पर रिटेन किया जाए और गवर्नमेंट को उसको मानना होगा, ऐसा उसके गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा गया है। उसी में एक और प्रावधान है कि किसी स्कूल में अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई टीचर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको इमीडिएटली वहाँ से हटाने का भी पावर एसएमसीज के पास में है। ये हम लोगों ने देखा कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान का क्या प्रोसेस है। तो सभी स्टेट में 3 साल के लिए जो आरटी एक्ट में प्रोविजन है उसमें ये प्रावधान है कि 3 साल के लिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनेगा और उसमें हर साल फिर उसका रिवीजन होगा। जो सब प्लान हम लोग बात कर रहे थे उसमें अलग अलग जो ड्यूरेशन है वो डिफाइन किया गया है। एक बिहार में ही अलग से दिया गया है, थोड़ा सा जो बाकी स्टेट से डिफर करता है कि जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, जो अगला एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा उसके 2 महीने पहले वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाना चाहिए। बाकी अन्य स्टेट ने ये कहा है कि 3 महीने पहले उसको बन करके तैयार हो जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट रोल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आरटी एक्ट जब आ रहा था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में यानी स्कूल से रिलेटेड कोई अगर शिकायत है तो उस शिकायत को उठाने में और शिकायत को फर्स्ट लेवल पे जो सुलझाना चाहिए उसको लेकर के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक पावर भी होना चाहिए जिससे कि वो स्कूल को लेकर के अपना खुद का निर्णय ले सकता है कि स्कूल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से इसको देखा है, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जिसमें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में शिकायत निवारण वाला जो प्रणाली है जो प्रोविजन बताया गया है उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को। जबकि 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि झारखंड और राजस्थान है जिसमें कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ही फर्स्ट लेवल पे रखा गया है अथॉरिटी पे कि वो स्कूल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उनका निपटारा कर सकती है, उनका डिसीजन ले सकती है। तो जो कॉमन मुद्दे हैं उसमें ये गाइडलाइंस में डाला है कि अगर कोई कॉमन मुद्दा है तो उसको पहले एसएमसीज के पास में दर्ज कराया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा और एसएमसीज उसको लेकर के खुद का डिसीजन ले सकती है और अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है तभी वो अगले स्तर पे जाएगी। ये हम लोगों ने देखा कि कितना बजट एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा एसएमसीज को के ट्रेनिंग को लेकर के एसएमसी के मोबिलाइजेशन को लेकर के। तो जब प्लान एंड बजट बनता है उसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एक सेक्शन रहता है। तो एक कॉमन जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली देखा कि 3000 का एलोकेशन किया गया है हर स्कूल में जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के मद में किया गया है। अगर मैं यहाँ पे गलत होगा तो सर्वेंट जी इसमें जरूर अपने जवाब बोलेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो उसको लेकर के जो अलग अलग बजट एलोकेट किए गए हैं राज्य में ये प्रकार से तो इतना मेरे ख्याल से जो अभी हम लोगों ने स्टडी का एक प्रीलिमिनरी है
और ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश किया कि अभी फिलहाल एसएमसीज के क्या स्टेटस है इसको हम लोग एनालिसिस करें। अलग अलग राज्यों में जब एसएमसीज के कलेक्टिवाइजेशन की बात करें तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि झारखंड में एसएमसीज को कलेक्टिवाइजेशन करने का एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ था और तकरीबन 8-10 जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फेडरेशन है वो बनने का काम हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये काम सघन रूप से चला था और स्टेट लेवल फोरम एसएमसीज का बनकर तैयार हुआ था। लेकिन जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कि अभी उसको एक्टिवली एसएमसीज जो स्टेट लेवल में सक्रिय हो जानी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन एसएमसीज का फोरम उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो ये स्टेटस था। मुझे लगता है कि अभी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया ये आगे की चर्चाओं में भी ये इसी के ऊपर इसलिए करके हम लोग बात करें। और एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि आज की मीटिंग का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है उसमें हम एक अपने तरफ से पीपल्स मैनिफेस्टो जारी करें कि शिक्षा में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, जो कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब हम इलेक्शन चुनाव के लिए जाती है तो अपने मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड करें। इनिशियली हम लोगों ने इस पूरे वर्कशॉप को उसी तरीके से प्लान किया था, लेकिन कुछ कारणों से उसको चेंज करना पड़ा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट फॉर्म में तैयार हुआ है हम लोग आप सुबह से जो चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में बात करने लग गए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान माहौल भी उस तरीके से बना हुआ है। तो अब एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने सुझाव ये भी दें कि मैनिफेस्टो में क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, जो अभी आप चाहेंगे कि उसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टीज अपने अपने चुनाव अभियान में उसको डालें और उसमें अपने डेवलपमेंट वाला जो एजेंडा है उसमें एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप शामिल करें। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली संजीव जी का और प्रसाद जी का कि ये रिपोर्ट एनालिसिस करने में और इसको स्ट्रक्चरल रूप में प्रेजेंट करने में इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया।